Yes, ma'am. We can hear you now. नमस्ते, मेरा नाम है सीमा टाटीवाला। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने अपनी बड़ी ही खूबसूरत और सफल जर्नी शेयर करूंगी। आप सुन पा रहे हैं? मेरा बचपन Yes, ma'am. We can hear you. मेरा बचपन बहुत ही लाड़ प्यार में बीता। मेरे पेरेंट्स बहुत ही खुले विचारों के थे। उन्होंने कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने बीए ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से किया, एमए किया, एमफिल किया। कॉलेज में मैंने एनसीसी ज्वाइन की, जिससे मैंने डिसिप्लिन सीखा, टाइम मैनेजमेंट सीखा। उसके बाद मैंने मेरा रुझान आर्ट, कल्चर, थिएटर, सोशल वर्क में काफी रहा। तो मैंने सोशल वर्क भी काफी किया कॉलेज टाइम में। वो इस तरह से कि मैंने काफी लोगों को ब्लड डोनेशन के प्रति जागरूक किया कि ब्लड डोनेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और हम विलेजेस में जाते थे, डॉक्टर्स को लेके जाते थे ताकि विलेजर्स को पर्सनल हाइजीन के बारे में बता सकें और उनकी जो छोटी मोटी जो उनकी बीमारियां हैं वो हम दूर कर सके। मुझे याद है जब हम कॉलेज में थे उस समय एक बहुत ही बुरी चीज थी डाउरी। आप सभी को पता होगा डाउरी। तो उस समय हमने एक एंटी डाउरी सेल शुरू किया था, मैंने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से। हम उसमें जो शादी करने वाले बच्चे होते थे, लड़कियां होती थी, उनसे हम लोग शपथ पत्र भरवाते थे कि हम उस लड़के से शादी नहीं करेंगे जो लड़का दहेज लेगा, क्योंकि हम अपने आप में संपूर्ण में, हम पढ़े लिखे हैं, आत्मनिर्भर हैं, सब कर सकते हैं, तो हम दहेज क्यों दें। तो उस समय काफी बच्चों ने, काफी लड़कियों ने वो शपथ पत्र भरे थे ताकि हम एंटी डॉरी के प्रति हम बिल्कुल अगेंस्ट हो जाए। साथ ही मैंने जैसे आपको कहा कि मुझे आर्ट से हमेशा से ही लगाव रहा है और मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं राजस्थान की यहाँ की पहली अनाउंसर हूँ। मैंने पहला अनाउंसमेंट 1987 में किया था जब मुझे 75 रुपीज का चेक मिला था और वो चेक मैंने आज तक बहुत संभाल के रखा हुआ है। और उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आर्ट से जुड़ी हूँ, मैं स्पिक मैके से जुड़ी हुई हूँ। स्पिक मैके मीन सोसाइटी फॉर प्रमोशन फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और कल्चर अमंग्स यूथ। तो मैं प्रोग्राम्स करवाती हूँ कॉलेजेस में, स्कूलों में। बड़े बड़े आर्टिस्ट जिनको हम सिर्फ न्यूज़पेपर्स में, अखबारों में, न्यूज में सुनते हैं, जैसे परवीन सुल्ताना जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, बिस्मिल्लाह खान साहब, जाकिर हुसैन साहब, मतलब ऐसा कोई भी नाम नहीं है जिनके साथ मेरा समय नहीं बीता हो। और वो पल मुझे आज तक याद है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्सनालिटी में उनके साथ बिताए हुए पल मेरी पर्सनालिटी से जुड़ गए हैं और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। अगर आज वो इतने बड़े बने हैं, उसके पीछे बहुत जुनून, जोश, मेहनत और भगवान का आशीर्वाद रहा है। फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई। मेरे पापा सर्विस में थे। शादी के बाद जहाँ शादी हुई वो परिवार ज्वेलरी का था, मतलब बिजनेस परिवार में मेरी शादी हुई। शुरू में तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा क्योंकि उनका लाइफस्टाइल वो बड़ा डिफरेंट था, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को अच्छे से जेल कर लिया। मेरी फैमिली जॉइंट फैमिली थी, उसमें मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, बहुत सारे लोग थे। तो होता ये था कि सबको तो मैं टाइम दे पाती थी और मेरे हस्बैंड के साथ मेरा टाइम, क्वालिटी टाइम नहीं बीतता था। एक बार मैं नीचे, हम लोग की गद्दी हुआ करती थी, उस समय शोरूम नहीं हुआ करते थे, उस जो जगह जहां हम बैठते थे उसको हम गद्दी बोला करते थे। तो एक बार मैं गद्दी पे गई तो मेरे हस्बैंड ने गर्दन उठाकर भी मुझे नहीं देखा। तो मुझे इतना हर्ट हुआ, इतना खराब लगा, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों, इतना क्या बिजी है। क्योंकि उस समय हम लोग होलसेल का काम करते थे, एक्सपोर्ट का काम करते थे, तो मेरे हस्बैंड के पास टाइम ही नहीं होता था। सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक इतना बिजी रहते थे, तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। फिर मुझे सबसे अच्छा तरीका ये लगा, क्यों ना मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स कर लेती हूँ। क्योंकि मुझे एक वो ही तरीका नजर आया कि अगर मैं ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करूंगी तो उनके साथ बैठने का मौका भी मिल जाएगा और क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकूंगी। क्योंकि ज्वेलरी ऐसा बिजनेस है, उसमें घर के जितने लोग जुड़ते हैं
उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसमें मनी बहुत इन्वॉल्व होती है। तो आप एक एक बाहर के किसी आदमी को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ज्वेलरी डिजाइनिंग के पहले बैच की मैं पहली स्टूडेंट हुआ करती थी। जब मेरे हस्बैंड अपनी 14th जनरेशन है इस काम में, हमारा होलसेल का था, एक्सपोर्ट का था। फिर जब मैंने डिजाइनिंग कोर्स शुरू किया तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तो क्यों ना अपन रिटेल में चलते हैं, तुमने कोर्स तो कर ही लिया है। फिर हमने रिटेल का शुरू किया। शुरू में छोटे छोटे सेट्स बनाना शुरू किए। मेरी डिजाइनिंग लोगों को पसंद आने लगी, तो मेरा मॉरल और बूस्ट हुआ। फिर धीरे धीरे मैंने और डिजाइनिंग में और काम करना शुरू किया। फिर हम लोगों का जो पुरानी गद्दी थी वो शहर में थी, सिटी में थी। उस समय सिटी फिर बहुत क्राउडेड हो गया था, तो क्लाइंट्स को दिक्कत होती थी वहां तक पहुंचने में, क्योंकि वहां पे गाड़ियां नहीं पहुंच पाती थी। फिर हमने सोचा क्यों ना एक बड़ा शोरूम खरीद लेते हैं, फ्लैगशिप स्टोर। वहां पर हमारे को डिस्प्ले भी अच्छा मिल जाएगा और लोगों को पहुंचने में भी आसानी होगी। तो इस तरह से हमने अपना धीरे धीरे एक फ्लैगशिप स्टोर खरीदा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने अपनी ज्वेलरी लाइन, पर्सनल ज्वेलरी लाइन फिर एक और शुरू करी, लावण्या बाई सीमा टाटीवाला। इसमें मैं कुछ डिफरेंट, कुछ कलरफुल, कुछ पेंटेड चीजें अलग से डिजाइन करती थी, कुछ खास लोगों के लिए। और अब भी मैं R&D डिपार्टमेंट खुद संभालती हूँ। मुझे ज्वेलरी डिजाइनिंग में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, और मेरे को लगता है मेरे अवार्ड्स में मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। एक फीमेल के लिए, हम सब औरतें हैं, हम सब फीमेल्स हैं, हमें पता है अपना घर और अपने बिजनेस में हमें कैसे सामंजस्य बिठाना पड़ता है। मुझे याद है कि मैंने कभी भी, मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी सिंगर है और छोटी बेटी गोल्फर है। मैं हमेशा उनके साथ, बड़ी बेटी के साथ उनकी रिकॉर्डिंग पे जाती करती, उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। और मेरी छोटी बेटी गोल्फर है, उनके हर गोल्फ टूर्नामेंट के लिए मैं जयपुर से उनको बाहर ले जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम फीमेल्स को भगवान ने शायद 100 हाथ दिए हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम घर संभाल सकते हैं, हम परिवार संभाल सकते हैं, हम समाज संभाल सकते हैं, हम दुनिया संभाल सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। बस जरूरत है तो एक जुनून की, टाइम मैनेजमेंट की, प्रायोरिटी फिक्स करने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ करना है हम फीमेल्स को, तो ऐसा लगता है कि जो भी हम काम करें वो उसमें अपना 100% दें। फिर उसके बाद जो भी हो रिजल्ट ऊपर वाले पे छोड़ दें। कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। कभी हम अकेले बैठे हम सोचें कि यार ये मैं कर लेता तो अच्छा होता, नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी तरफ से 100% हमें देना चाहिए, ताकि हम कभी रिग्रेट नहीं करें और परिणाम की चिंता नहीं करें। और दूसरा, हमें महिलाओं को फाइनेंशियली बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने खर्चे खुद, हमें किसी के डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। समय तो वही, हम सबके पास 24 घंटे हैं, हम उन 24 घंटे को कैसे डिवाइड करें ये हमें सोचना है। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। और साथ ही मुझे लगता है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज भी डिसाइड करनी चाहिए कि किस समय कौन सा काम पहले करना है। मुझे लगता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और घर और परिवार और बिजनेस के बीच में एक ब्रिज बनाना चाहिए, ताकि कुछ भी मिस ना हो। बेटियां हैं तो बेटियां तो दूसरे घर चली जाएंगी, तो बेटियों बच्चों को पूरा समय देना चाहिए, ताकि वो जीवन भर अपने पेरेंट्स के साथ बिताए हुए समय को रैलिश कर सके, उसके साथ जी सके। और मेरे को लगता है बिजनेस के हिसाब से हम जो भी नया काम शुरू करना चाहते हैं उसके लिए हमें पूरी रिसर्च करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए मार्केट को। तो मुझे लगता है हमारे लिए आसानी होगी। और कुछ अलग करना है तो लीक से हटकर कुछ अलग करना चाहिए। साथ ही हमारी जिम्मेदारी सोसाइटी को लेकर भी है। हमें ऐसा काम करना चाहिए जो सोसाइटी को ऊपर की तरफ ले जाए, सोसाइटी का कोई नुकसान नहीं हो, हमारे समाज का, हमारे देश का, हमारे पर्यावरण का कोई नुकसान ना हो। और आप जैसे हैं अपने आप को स्वीकार करें, और मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी को भी इंस्पायर करें, उनको खुला हाथ दें, उनको भी करने की छूट दें। गलती करें कोई बात नहीं है, लेकिन उनके साथ हमेशा खड़े रहें। और मुझे लगता है कि जो परिवर्तन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमें चेंजेस को एक्सेप्ट करने की आदत डालनी चाहिए, एक क्लाइंट पे नहीं चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप सच्चे हैं तो हमेशा जीत आपकी होगी, आप जुनूनी हैं तो जीत आपकी होगी, आप मेहनती हैं तो जीत आपकी होगी, आपके संग आपका परिवार है तो जीत आपकी होगी। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है और रहना चाहिए। और जो भी, जैसे मैं आपको बता रही थी, मैंने बहुत सारी चीजें की हैं लाइफ में, बहुत सारी चीजें, जैसे मैं एंटी डाउरी सेल से भी जुड़ी, सोशल सर्विसेज भी की, एनसीसी में गई, हर जगह मैंने कुछ सीखा। मैंने टीम मैनेजमेंट सीखा, मैंने डेडिकेशन सीखा, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, लोगों को पहचानना सीखा। दूरदर्शन जाती थी तो लोगों का दिमाग पढ़ना सीखा कि वो क्या चाहते हैं। वो सब चीजें मैंने अपने बिजनेस में अप्लाई किया। मैं 1 मिनट में समझ में आने लगता है कि मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए, मैं उनको क्या बेस्ट सर्व कर सकती हूँ, ताकि क्लाइंट खुशी खुशी अपनी पसंद की इच्छा की चीजें लेकर जाए। मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जब भी मैं कोई चीज डिजाइन करती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले रहता है कि क्लाइंट का बजट क्या है, उस बजट में मैं उनको बेस्ट चीजें क्या दे सकती हूँ। दूसरा, ओकेजन क्या है, किस ओकेजन पे वो पहनना चाहती हैं। दूसरा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो किस तरह से अपने आप को कैरी करती हैं। उनका एज ग्रुप क्या है, उनका सोशल एनवायरनमेंट क्या है। और आपको बता दूं, मेरी हर एक चीज एकदम ट्रू होती है, हर एक चीज हॉलमार्क होती है, प्रॉपर बिल हम देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं और कमाई करने के लिए बैठे। लेकिन जैसे मेरे फादर लो एक कहावत कहा करते थे कि इतना ही कमाना कि आटे में नमक के बराबर। आटे में हम कितना सा नमक डालते हैं, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा डालेंगे कम हो जाएगा, कम डालेंगे सुहाएगा नहीं। तो मतलब अपना हम मार्जिन भी इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए भी मैं आफ्टर सेल सर्विस के लिए भी हमेशा तैयार रहती हूँ। मैं जितनी खुशी से कोई चीज सेल करती हूँ, उतनी ही खुशी से मैं रिटर्न बैक करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी चीज है, खरी है, मुझे वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मैं मंजिल की तरफ निगाहें हैं, मेहनत करती जा रही हूँ, बढ़ती जा रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू।